तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अब केमिस्ट्री में अपना नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम। फ्रेंड्स एटम के बारे में अगले स्टैंडर्ड्स में छोटे स्टैंडर्ड्स में आप पढ़ चुके हो, पर फिर भी यहाँ पे हम फिर से क्या पढ़ने जा रहे हैं तो वो है मेनली उसकी थोड़ी ज़्यादा डिटेलिंग, एनर्जी रिलेटेड, ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सब की पोजीशन रिलेटेड। अब 11th-12th में भी आप लोग बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पढ़ के आए हो और इसलिए हमारे केमिस्ट्री के ये क्रैश कोर्स फॉर नीट जी में आपका स्वागत है। एक्चुअली तो ये क्रैश कोर्स ही आपका क्रैक कोर्स होगा, मतलब कि एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए क्रैश कोर्स के थ्रू आप जा रहे हो तो ये आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप कुछ पढ़ चुके हो और उसका एक फास्ट रिवीजन कर रहे हो जिससे आपका टाइम सेविंग होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं एटम के स्ट्रक्चर को समझने की, यहाँ पे शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले है एटम। एटम में मेनली दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट जिसको ऑर्बिट भी कहते हैं। न्यूक्लियस यानी कि जो एटम के सेंटर में होता है उसके अंदर दो पार्टिकल्स होते हैं, मेजर पार्टिकल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जबकि एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट यानी कि ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इस तरह से एटम के तीन मेन पार्टिकल प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियस में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब इनकी डिटेलिंग करते हैं। प्रोटॉन डिस्कवरर ई गोल्डस्टेन, न्यूट्रॉन चैडविक और इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरर है जे थॉमसन। सिंबल, प्रोटॉन का सिंबल हम जानते हैं P+ या तो 1P1 ऐसे भी उसको लिख सकते हैं। न्यूट्रॉन का N0, मतलब कि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है इसलिए उसको 0 नीचे लिखा जाएगा। N1, 0 N1 में नीचे 0 है, ऊपर 1 ऊपर जो है वो मास दिखाता है। इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन को चार्ज है लेकिन मास नहीं है, चार्ज है -1, जबकि मास नहीं है तो उसके लिए लिखा 0, तो -1 E0। तो इस तरह से ये हो गए अलग अलग पार्टिकल्स प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के सिंबल्स। आगे देखते हैं उसके चार्ज, मास, E/m रेशियो, ये सारी इंफॉर्मेशन। चार्ज में हम दो पार्ट कर सकते हैं, एक होता है एब्सोल्यूट चार्ज और दूसरा होता है रिलेटिव चार्ज। एब्सोल्यूट मतलब एक्सपेरिमेंट से उसकी कूलम यूनिट में जो वैल्यू निकाली गई है अलग अलग पार्टिकल के लिए चार्ज की वैल्यू, वो तो चार्ज की वैल्यू प्रोटॉन के लिए 1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। न्यूट्रॉन चार्ज लेस पार्टिकल है तो उसके लिए हमने आगे बताया कि उसका चार्ज 0, जबकि इलेक्ट्रॉन उसके लिए सेम चार्ज कूलम में -1.6022 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। रिलेटिव मतलब के एक दूसरे के रिलेशन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन एक दूसरे के रिलेशन में, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, न्यूट्रॉन को कोई चार्ज नहीं है। तो रिलेटिव चार्ज प्रोटॉन के ऊपर +1, न्यूट्रॉन 0 और कैलकुलेशन में अप्रॉक्सीमेट चार्ज या रिलेटिव चार्ज हम लेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर -1। नेक्स्ट मास की इंफॉर्मेशन लेते हैं तो किलोग्राम मास 1.672 इंटू 10⁻⁻27 ये है प्रोटॉन का मास, 1.674 इंटू 10⁻⁻27 ये है न्यूट्रॉन का मास, जबकि इलेक्ट्रॉन का मास बराबर ऑब्जर्व करो उसको किलोग्राम में 10 का पावर उसका -31, -31 इज़ वेरी लेस देन कंपेयर टू -27, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास 9.109 इंटू 10⁻⁻31 ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कंपैरिजन में बहुत ही कम है। तो यूनिट मास यानी U या तो AMU एटॉमिक मास यूनिट में अप्रॉक्सीमेट कितना होगा, तो 1.00727 U
प्रोटॉन का हो गया मास। न्यूट्रॉन का 1.00867, देखो प्रोटॉन से न्यूट्रॉन थोड़ा भारी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन तो 0.00054, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का मास फिर से हमने देखा कि रिलेटिवली बहुत ही स्मॉल है। अप्रॉक्सीमेट मास कैलकुलेशन में ज़्यादातर हम यूनिट मास जो है उसको प्रोटॉन के लिए 1, न्यूट्रॉन के लिए 1 लेंगे, तो इलेक्ट्रॉन का 0। दैट मीन्स कि जिसका कंपेरेटिवली बहुत ही स्मॉल मास था तो उसको निगलेक्ट कर दिया हमने, 0 कर दिया। इसके ऊपर से E/m रेशियो निकाल सकते हैं हम। E इज़ चार्ज, m इज़ मास। चार्ज मास रेशियो, चार्ज लेंगे कूलम में, मास लेंगे किलोग्राम में। तो हमने आगे देखा है वो कूलम चार्ज और किलोग्राम मास, ये दोनों का रेशियो निकालेंगे। तो चार्ज मास रेशियो प्रोटॉन के लिए 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻+7 कूलम पर किलोग्राम मिलेगा। न्यूट्रॉन के अंदर चार्ज नहीं है तो उसका 0। इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज है तो उसके लिए देखो रेशियो 1.8 × 10⁻11 कूलम पर किलोग्राम। तो उसकी कूलम वैल्यू और किलोग्राम वैल्यू, साइन को हमने निगलेक्ट किया है। तो यहाँ पे दोनों को कंपेयर करके याद रखो, इसका 10⁻7 है, इसका 10⁻11 है। मतलब कि चार्ज मास रेशियो इलेक्ट्रॉन के लिए ज़्यादा है प्रोटॉन की कंपैरिजन में। अब इसके ऊपर से न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन को जब हम लिखते हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं। केमिस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें सिंबल से रिप्रेजेंट होती है, जिससे उसका रिप्रेजेंटेशन इजी हो जाता है और एक रिप्रेजेंटेशन में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हम कवर कर सकते हैं। जैसे कि एटम का सिंबल कैसे बनाया जाता है, तो देखो यहाँ पे X, Z, A +or-N ऐसे सिंबल से कोई भी एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। व्हाट आर दिस सिंबल्स सजेस्टिंग अस? सबसे पहले Z की बात करें तो वो एक एटॉमिक नंबर है। कोई भी एटम के अंदर जितने प्रोटॉन होते हैं वो उसका एटॉमिक नंबर होता है, वो लिखा जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे। लेफ्ट हैंड साइड पे ऊपर लिखा जाएगा एटॉमिक मास A। अब ये एटॉमिक मास है, न्यूट्रल स्पीसीज है तो आप राइट हैंड साइड पे ऊपर भी लिख सकते हो, मतलब लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड ऊपर कहीं भी लिख सकते हो, न्यूट्रल स्पीसीज है तो। +or-N दैट इज चार्ज ऑफ आयन इफ एनी, मतलब कि अगर स्पीसीज ने इलेक्ट्रॉन गेन किया या इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो उसके अंदर होगा चार्ज। तो ये चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव +or- चार्ज उसके अंदर हम शो कर सकते हैं। n = 0, मतलब कि जब चार्ज नहीं होता तो हम उसको शो नहीं करते हैं, वो न्यूट्रल स्पीसीज होती है। तो विदाउट चार्ज अगर किसी स्पीसीज को शो करना है तो ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे। X कोई भी एटम का सिंबल है, कोई भी एटम यानी एलिमेंट का जो एटम का सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं वो, तो वो हम यहाँ पे दिखाया है X से। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर गिवन स्पीसीज 7 and 14 - 3, इसके अंदर एटॉमिक मास A 14 है जो ऊपर की तरफ लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा गया है। नंबर ऑफ प्रोटॉन दैट इज इक्वल टू Z इज 7 जो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे है, यहाँ पे 7 इज Z, 14 इज एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और एटॉमिक मास नंबर is actually sum of proton and neutron in any species. Proton and neutron equal to atomic mass. Charge here is -3, ऊपर दिख रहा है हमको कि ये स्पीसीज न्यूट्रल नहीं है, चार्ज वाली है। इसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसलिए ये नाइट्रोजन एटम आयन में कन्वर्ट हो गया है। तो नाइट्रोजन -3 आयन है। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने होंगे, तो न्यूट्रॉन के बारे में हमने आगे बताया कि जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के एटॉमिक मास बनता है, तो इसके न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऊपर वाला A नंबर माइनस नीचे वाला Z नंबर, मतलब 14 - 7। तो 14 - 7 इक्वल टू 7 न्यूट्रॉन इस स्पीसीज के अंदर है। तो इस तरह से हम कोई भी एटॉमिक स्पीसीज के सिंबल से उसका एनालिसिस कर सकते हैं।
अब कोई भी एटॉमिक स्पीसीज़ में नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज का कैलकुलेशन करना है, एटॉमिक मास का कैलकुलेशन करना है, तो कुछ छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। देखो, नंबर 1, एटॉमिक मास ए फाइंड करना है, तो आपके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नंबर होना चाहिए। प्रोटॉन यानी कि Z उसका एटॉमिक नंबर है और न्यूट्रॉन नंबर है, तो आप फाइंड कर सकते हो ए एटॉमिक मास। सेकंड, नंबर ऑफ प्रोटॉन फाइंड करना है। अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन अननोन है तो आपके पास एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन होने चाहिए। ए माइनस न्यूट्रॉन इज इक्वल टू प्रोटॉन। सेम वे न्यूट्रॉन इक्वल टू ए माइनस जेड, यानी कि ए माइनस प्रोटॉन कर सकते हो। इफ a neutral species, for example no charge on it, proton equal to electron is equal to Z। मतलब कोई भी स्पीसीज के ऊपर अगर चार्ज नहीं है तो जितने उसमें प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, वही उसका एटॉमिक नंबर होगा Z। तो इस तरह से एक एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर। फॉर एग्जांपल 6C12, ये एक एटॉमिक स्पीसीज है। इसका लेफ्ट हैंड साइड नीचे जो हमने नंबर लिखा है वो है Z इक्वल टू 6। ऊपर लिखा है वो नंबर है A एटॉमिक मास। अब इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं, Z जितने, मतलब कि प्रोटॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन भी उतने ही है, इज इक्वल टू 6 बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर Z इज 6। तो इस तरह से एनालिसिस हो सकता है एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। फोर्थ फॉर्मूला, if charged species is given charge equal to plus or minus n, तो चार्ज फाइंड करना है तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पता होने चाहिए। प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज, जितना भी उसका प्रोटॉन नंबर है उसमें से इलेक्ट्रॉन नंबर माइनस कर दो, चार्ज मिल जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने हैं तो क्या करोगे, तो इलेक्ट्रॉन को इसी फॉर्मूला में सब्जेक्ट बनाओ, प्रोटॉन माइनस चार्ज कर दो, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अगर हमारे पास चार्ज दिया है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉन दिए हैं और हमको फाइंड करना है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन इक्वल टू चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन। सी फ्रेंड्स, ईयर प्लस साइन है, माइनस नहीं है, सो कीप इन माइंड। तो ऑलवेज ये प्लस और माइनस साइन इंक्लूड करके इसके अंदर सारी वैल्यू पुट करेंगे, उसको कंसिडर करना है। ओके, तो ये सारे फॉर्मूला जो हमें कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे वो हम करते हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। क्वेश्चन 1, इफ अ स्पीसीज ए हैज़ 7 प्रोटॉन्स एंड 9 इलेक्ट्रॉन्स, व्हाट विल बी इट्स सिंबल। 1 7A, सेकेंड ऑप्शन 7A प्लस 2, थर्ड ऑप्शन 7A माइनस 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 7A 16। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है वो फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमको क्वेश्चन में दिया गया है उसके ऊपर से डेटा लिख देते हैं। 7 प्रोटॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, सो प्रोटॉन इज इक्वल टू 7 इज इक्वल टू Z, वो होता है हमेशा उसका एटॉमिक नंबर। 9 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9। अब कोई भी स्पीसीज़, यहाँ पे ऑप्शन देख के आप देखो कि यहाँ पे ऊपर की साइड चार्ज दिए हुए हैं, तो चार्ज फाइंड करने के लिए हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। चार्ज इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, नंबर ऑफ प्रोटॉन और Z माइनस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन माइनस इलेक्ट्रॉन। तो ये स्पीसीज़ के अंदर हमारे पास अभी नंबर ऑफ प्रोटॉन है 7 और इलेक्ट्रॉन है 9, तो 7 माइनस 9 दैट विल बी +2 और -2। सो बिफोर पुटिंग द वैल्यू थिंक फॉर द साइन, मतलब कि इसका आंसर होगा -2। तो ये स्पीसीज़ के ऊपर चार्ज रहेगा -2। तो ऊपर की साइड -2 चार्ज वाली कौन सी है स्पीसीज़, देख लो 4 ऑप्शन में से ओनली दिस वन। नीचे लेफ्ट हैंड साइड पे 7 होता है, 7A -2, तो यहाँ पे आंसर हो गया हमारा 3। सो दिस इज़ द आंसर। सेम वे अब नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो उसके अंदर भी सोचो आप क्या क्या चीज़ें दी है। सेकंड क्वेश्चन में पढ़ता हूँ। If a species X has charge +3 and 27 atomic mass
if it has 13 protons, write its complete symbol and number of neutrons। तो इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन है वो भी फाइंड करना है और सिंबल भी, रिप्रेजेंटेशन भी लिखना है। तो कोई भी स्पीसीज़ के अंदर जितना डिटेल दिया है पहले हम वो साइड में लिख लेते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा। स्पीसीज़ का नाम है एक्स एटम, ओके। उसके ऊपर चार्ज इक्वल टू +3 है, चार्ज इक्वल टू +3, 27 एटॉमिक मास है, ए इक्वल टू 27 है। अब इसके अंदर इफ़ इट हैज़ 13 प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन P यानी कि उसका Z वो भी हमको दे दिया है, वो कितना है 13। अब इसके अंदर न्यूट्रॉन भी फाइंड करने हैं, क्वेश्चन के अंदर हमको बोला है न्यूट्रॉन भी फाइंड करो, तो न्यूट्रॉन इक्वल टू A एटॉमिक मास माइनस Z। तो एटॉमिक मास है इसका कितना हमने देखा है 27 माइनस 13, तो फ्रेंड्स मिल गए हमको न्यूट्रॉन कितने 14। तो इसमें ये स्पीसीज़ में 14 न्यूट्रॉन्स है। अब सिंबल बनाते हैं X, लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे रहेगा प्रोटॉन नंबर यानी कि Z, तो वो हो जाएगा 13। ऊपर लेफ्ट हैंड साइड पे लिखेंगे एटॉमिक मास, क्योंकि स्पीसीज़ चार्ज वाली है तो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखना पड़ेगा 27। चार्ज दे दिया है क्वेश्चन के अंदर +3, तो ये लिख देते हैं यहाँ पे +3 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 14। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। तो देखो फाइंड करो सबके अंदर 14 न्यूट्रॉन किस में है, इसमें है, इसमें है, इसमें 13 है, तो ये दो ऑप्शन तो ऐसे ही निकल गए। अब ये दोनों के अंदर चार्ज देखो ऊपर -3 +3, तो +3 चार्ज वाला स्पीसीज़ ये है, तो मतलब आंसर हो गया हमारे लिए 2 करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आंसर फाइंड करते हैं हम, ओके। तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं सम फैक्ट्स टू बी रिमेंबर्ड, मतलब कि एटम के रिलेटेड कुछ मॉडल्स है। एटम का इन्वेंशन एक ही बार में हो गया ऐसा नहीं है, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारे एफर्ट लगाए तब जाके एटम के बारे में आज की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे पास है। तो कौन से ऐसे मेजर साइंटिस्ट है जिसका इन्वॉल्वमेंट एटम के स्ट्रक्चर को स्टडी करने के लिए हुआ है, वो जो मेजर कंट्रीब्यूशन वाले साइंटिस्ट हैं हम पहले सिर्फ उनको ही स्टडी में लेते हैं। तो एक ऐसे साइंटिस्ट है जिसने कुछ एटम के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन अच्छी तरह से दी, उसके मॉडल में से कुछ इन्फॉर्मेशन ली गई, कुछ ड्रॉबैक की वजह से निगलेक्ट हो गई। तो एक ऐसा मॉडल है थॉमसन्स मॉडल, थॉमसन्स एटॉमिक मॉडल। दिस मॉडल इज ऑल्सो नोन एज प्लम पुडिंग मॉडल, वाटरमेलन मॉडल और रेजिन मॉडल। तो ऐसे भी नाम है उसके, क्योंकि थॉमसन को एटम एक ऐसे मॉडल के फॉर्म में दिखा जो कि उसके अंदर एक स्कैटरिंग चार्ज पॉजिटिव और उसके अंदर एम्बेडेड नेगेटिव चार्ज वाले स्पीसीज़ की तरह दिखा। तो इसके अंदर क्या मेजर ड्रॉबैक्स है, मास एज्यूम टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मतलब कि एटम के अंदर मास उसका यूनिफॉर्मली सभी जगह पे डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसा उसने समझाया, जो कि आज के मॉडर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम जानते हैं कि रॉन्ग है। एटम का मेनली मास जो होता है वो पूरा उसके न्यूक्लियस के अंदर होता है। सेकंड बी स्टैटिक मॉडल, मतलब कि ये रिजिडिटी या स्टैटिक वे में एटम को समझाता है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन वगैरह की मूवमेंट है उसके बारे में कोई डिटेलिंग नहीं करता है, तो इसलिए भी ये मॉडल फेल है। नेक्स्ट, डू नॉट एक्सप्लेन चार्ज न्यूट्रलिटी और स्टेबिलिटी ऑफ एटम, चार्ज की न्यूट्रलिटी और एटम की स्टेबिलिटी के बारे में कोई डिस्कशन इसके मॉडल के अंदर नहीं है, तो इसलिए ये मॉडल 100% सक्सेसफुल है ऐसा हम नहीं कह सकते। तो भाई चार्ज तो हमें एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा, पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में है, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट में है, ये सारी चीज़ें आज हम जानते हैं, लेकिन ये सारी फैक्ट्स थॉमसन के ज़माने में कोई नहीं जानता था, नॉट इवन थॉमसन। सेकंड है रुथरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल। अब इसको न्यूक्लियर मॉडल क्यों कहा, क्योंकि न्यूक्लियस वाली बात वो थॉमसन मॉडल में नहीं थी, वो उसका ड्रॉबैक था, लेकिन यहाँ पे रुथरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल के अंदर ये सारी एक्सप्लेनेशन मिल जाती है हमको। अलॉन्ग विथ हिज स्टूडेंट्स हैंस गाइगर एंड अर्नस्ट मार्सडन,
डिड अल्फ़ा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। फ्रेंड्स, ये डिटेलिंग आप अपने NCERT बुक के अंदर से पढ़ चुके हैं कि उसने एक अल्फ़ा रे एमिट करने वाला सोर्स लिया, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस, उसको एक लेड बॉक्स में रखा, उसमें से एक होल में से सिर्फ अल्फ़ा पार्टिकल निकलेंगे, वो एक गोल्ड के थीन फॉइल के थ्रू पास होंगे और उसके पीछे जो फोटो सेंसिटिव प्लेट रखा होगा यानी कि स्क्रीन रखा होगा, उसके ऊपर अल्फ़ा रेज जो बनेंगे उसको नंबर ऑफ अल्फ़ा रेज काउंट करके उसने कुछ कंक्लूजन निकाले उसके बारे में और उसके ऊपर से हम देखेंगे। ही यूज्ड 100 नैनोमीटर थिक गोल्ड फॉइल, मतलब कि जो गोल्ड फॉइल थी उसकी थिकनेस 100 नैनोमीटर थी। उसके पीछे फ्लोरोसेंट जिंक सल्फाइड स्क्रीन रखा हुआ था। रेडियो एक्टिव मटेरियल एज अ सोर्स ऑफ अल्फ़ा पार्टिकल उसने यूज़ किया था। ये सब के ऊपर से क्या कंक्लूजन उसने निकाले? मेजर कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ स्पेस इन एटम इज़ एम्प्टी। एटम का ज़्यादातर स्पेस खाली होता है, होलो स्पेस। पॉजिटिव चार्ज ऑफ एटम इज़ इन सेंटर, मतलब कि पॉजिटिव चार्ज वाली स्पीसीज न्यूक्लियस या सेंटर के अंदर है। मास ऑफ एटम इज़ इन सेंटर, एटम का मेजर ज़्यादा से ज़्यादा मास भी एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड यानी कि न्यूक्लियस के अंदर है। वॉल्यूम ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियस, उसको उसने 10⁻⁻13 का क्यूब सेंटीमीटर रेंज का, यानी कि वॉल्यूम जो है उसकी हम बात कर रहे हैं, रेडियस की नहीं। तो सेंटीमीटर में अगर लेते हैं तो 10⁻⁻13 का क्यूब, 4/3 πr³ ये स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है उसके ऊपर से हमने लिया है, बराबर। सेम वे वॉल्यूम ऑफ एटम इटसेल्फ, अब एटॉमिक न्यूक्लियस का देखा, वैसे ही सेम वे वॉल्यूम एटम का 10⁻⁻8³ सेंटीमीटर। तो ये भी वॉल्यूम ऑफ एटम है, ऊपर वाला था वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। अब ये दोनों की हेल्प से रेडियस का रेशियो या तो दोनों के वॉल्यूम का रेशियो या तो डायामीटर का रेशियो, ऐसे सब अलग अलग रेशियो निकाल सकते हैं हम। तो ये रेशियो सबसे पहले हम देखते हैं वॉल्यूम रेशियो। तो वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू 10⁻⁻24 डिवाइड बाई 10⁻⁻39। -39 ऊपर जाएगा तो 10⁻15, यानी कि दोनों के वॉल्यूम का रेशियो 10⁻15 जितना है। अगर डायमीटर का रेशियो निकाले तो डायमीटर ऑफ एटम dA डिवाइडेड बाय डायमीटर ऑफ न्यूक्लियस dN इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 10⁻⁻13 सेंटीमीटर, दैट इज इक्वल टू 10⁻5। मतलब कि एटम और उसके न्यूक्लियस के बीच 10⁻5 यानी कि 1 लाख सेंटीमीटर का डिफरेंस है, ऐसा हम इजीली कह सकते हैं। तो ये था रुथरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल, जिससे एटम के अंदर न्यूक्लियस है, दोनों के बीच में होलो स्पेस है, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा है और एटम बहुत बड़ा है उसके कंपैरिजन में। ये सारी फैक्ट्स, बहुत सारी फैक्ट्स हमको जानने को मिली। तो रुथरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल हेल्पफुल तो था, लेकिन उसमें भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। पहला ड्रॉबैक अगर बात करें, ए कांट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, मतलब कि एटम के अंदर चार्ज एक दूसरे के आसपास कैसे सेटल्ड है, कैसे स्टेबल है, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नो इन्फॉर्मेशन अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के आसपास एक स्पेसिफिक वे में अलग अलग एनर्जी लेवल में अरेंज्ड होते हैं, जिसको हम मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। वो जो हम अरेंज करते हैं ना 1s2 2s2 2p6, ये आज का क्वांटम मॉडल का देन है। ये रुथरफोर्ड या थॉमसन के टाइम में नहीं था। और रुथरफोर्ड मॉडल का एक मेजर ड्रॉबैक है, मैक्सवेल प्रिंसिपल को वो प्रूव नहीं कर सकता। मैक्सवेल प्रिंसिपल ऑफ मूविंग चार्ज cannot be proved, it is not followed। मतलब इसका एक सिंपल है, मैक्सवेल ने ऐसा बताया था कि कोई एक चार्ज वाला पार्टिकल अगर मूव करता है तो उसके अंदर से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या वेव्स निकलते हैं। तो ऐसे मूविंग पार्टिकल, एक चार्ज वाला पार्टिकल है इलेक्ट्रॉन, जो कि सेंटर
यानी पॉजिटिव चार्ज के आसपास अगर घूमता है तो 10⁻⁸ सेकंड के अंदर उसका कोलैप्स होकर न्यूक्लियस में जाना फिक्स है। ये बात यानी कि कोई भी एटम जो है वो स्टेबल क्यों है, ऐसे डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हो जाता, ये एक्सप्लेनेशन रुदरफोर्ड मॉडल में नहीं मिलता, यानी कि स्टेबिलिटी का कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसलिए रुदरफोर्ड मॉडल 100% एक्सेप्टेड नहीं है। तो फ्रेंड्स, एटम, न्यूक्लियस, एटॉमिक मास, चार्ज, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कैलकुलेशन, ये सब की इंफॉर्मेशन मिल जाने के बाद एक थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन हम करते हैं। सपोज मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड, सपोज करना है, ये पॉसिबल नहीं है, हमको सपोज करना है। प्रोटॉन इज हाफ and electron is also doubled. Find new mass of 6c12 and percentage change in mass of it. मतलब कि उसका नया मास कितना होगा वो भी फाइंड करना है और उसके साथ साथ उसके अंदर कितना परसेंटेज चेंज हुआ वो भी फाइंड करना है। तो सबसे पहले जो हमको स्पीसीज दिया गया है उसका सिंबल हम यहाँ पे लिख देते हैं 6c12। अब ये 6c12 के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे लिखते हैं वो है Z, यानी कि एटॉमिक नंबर, ऊपर लिखा है एटॉमिक मास, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो हमको मिल जाएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो यहाँ पे ये स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमको कितने मिलेंगे, 12 - 6 6। मतलब कि ये स्पीसीज के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है 6, नंबर ऑफ प्रोटॉन है 6, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अब इसके ऊपर कोई चार्ज शो नहीं किया है, 0, न्यूट्रल स्पीसीज है। तो न्यूट्रल स्पीसीज में जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कंडीशन पढ़ते हैं, मास ऑफ न्यूट्रॉन इज डबल्ड, न्यूट्रॉन का मास डबल कर दिया तो ये लो हम डबल कर देते हैं, 6 × 2 ये हो गया 12। प्रोटॉन इज हाफ, मतलब कि प्रोटॉन के मास को डिवाइड बाय 2 किया, 6 / 2 तो ये मिल गया हमको 3। इलेक्ट्रॉन का मास वो भी डबल करना है, मल्टीप्लाइड बाय 2 तो वो भी मिलेगा हमको 12। लेकिन फ्रेंड्स याद करो कि इलेक्ट्रॉन का मास एटम के मास में कैलकुलेशन नहीं होता, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन वो मास में काउंट नहीं होते, यानी कि उसका मास 0 होता है अप्रोक्सीमेट मास अगर देखें तो फ्रेंड्स अब इसका एटॉमिक मास टोटल कितना हो गया, A = 12 + 3 15। लेकिन याद रखना फ्रेंड्स ये न्यू एटॉमिक मास है, ओल्ड एटॉमिक मास ऑलरेडी इधर दिया हुआ है दैट इज़ 12। तो अब नया मास यानी कि फर्स्ट हमको क्वेश्चन का आंसर मिल गया 15, लेकिन परसेंटेज जितना चेंज है मास का वो ही यहाँ पे ऑप्शन में दिया है तो वो फाइंड करेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन मास इक्वल टू न्यू एटॉमिक मास, यानी कि AN शॉर्ट में लिखते हैं उसको, न्यू एटॉमिक मास माइनस ओल्ड एटॉमिक मास दैट इज AO, ओल्ड एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय ओल्ड एटॉमिक मास AO मल्टीप्लाइड बाय 100 बराबर। तो उसका न्यू एटॉमिक मास वो हमने देख लिया कि कितना था 15, माइनस ओल्ड एटॉमिक मास वो भी हमको पता है 12, डिवाइडेड बाय ओल्ड एटॉमिक मास दैट इज 12 मल्टीप्लाइड बाय 100। 15 - 12 3, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 100, 3/12 दैट इज 1/4, यानी कि ये आंसर मिलेगा हमको 0.25 × 100 दैट इज 25%। ये आ गया आंसर हमारा, चेंज इन मास इज 25%। तो ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से फ्रेंड ये फॉर्मूला न्यू मास माइनस ओल्ड मास डिवाइडेड बाय ओल्ड मास मल्टीप्लाइड बाय 100, इससे हमको पता चलेगा परसेंटेज चेंज इन मास। अब कभी कभी क्या होगा, न्यू मास ओल्ड मास से कम होगा तो यहाँ पे आंसर का साइन माइनस आएगा। माइनस साइन अगर आता है, नेगेटिव साइन इसके अंदर आंसर में,
तो याद रखना कि ये डिक्रीज दिखाता है, परसेंटेज डिक्रीज इन मास। और अगर पॉजिटिव साइन है, जैसे कि ये न्यूमेरिकल में हमारा ये क्वेश्चन का आंसर जो है वो पॉजिटिव आया है, तो पॉजिटिव साइन दैट मीन्स इंक्रीज इन मास। तो परसेंटेज डिक्रीज है या परसेंटेज इंक्रीज वो साइन से पता करेंगे। यहाँ पे जैसे प्लस है तो ये इंक्रीज है। कभी कभी कोई न्यूमेरिकल में माइनस भी आ सकता है, न्यू मास माइनस ओल्ड मास का जो डिफरेंस है वो। एटम के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में अलग अलग साइंटिस्ट का जो कंट्रीब्यूशन है उसके हिसाब से जो इन्वेंशंस हैं वो एटम के स्ट्रक्चर को समझने में जो हेल्पफुल होती है उसके बारे में अगर डिस्कशन करें तो एक इन्वेंशन जो एटम को अंडरस्टैंड करने में बहुत ही हेल्पफुल रहा वो था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या तो EMW, जिसको रेडिएशन एनर्जी भी बोलते हैं। अब कोई भी एटम जो कि हमको नेकेड आई से दिखता नहीं है, इसलिए उसका स्टडी कैसे करें, तो इसका सॉल्यूशन ये रहा पहले के टाइम में कि साइंटिस्ट लोग लाइट और लाइट में से निकलने वाले फोटोन या पार्टिकल्स जो होते हैं उसका स्टडी उन्होंने चालू किया। तो अगर लाइट को जो कि खुद हेल्पफुल है अलग अलग चीज़ों को देखने के लिए, उसके पार्टिकल्स को हम नहीं देख पाते तो उसको स्टडी कैसे करेंगे, तो उसको कुछ साइंटिस्ट बोलते थे ये एनर्जी का कुछ फिज़िकल फॉर्म है या तो एनर्जी का रेडिएशन फॉर्म है। तो ऐसे अलग अलग कॉन्सेप्ट साइंटिस्ट के अंदर बने हुए थे उस टाइम पे। तो उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू अंडरस्टैंड करने का ट्राई किया। उनके हिसाब से according to this, energy can be transformed from one form to another by waves। मतलब एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, एनर्जी कभी क्रिएट नहीं हो सकती, लेकिन एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्जन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है। एनर्जी लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन जो है उसके हिसाब से। तो मतलब ये है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का वो किस फॉर्म में होता है, EMW इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है। ऐसा एक्सप्लेनेशन अलग अलग बहुत सारे साइंटिस्ट के पास था। तो ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या रेडिएशन कितने टाइप के होते हैं, बहुत सारे टाइप के होते हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड, विजिबल रेज, अल्ट्रावायोलेट, एक्सरे, गामा रेज। कॉस्मिक रेज के बारे में भी फिज़िक्स में आपने सुना होगा। तो इस तरह से जो अलग अलग टाइप के रेज या वेव्स हैं उनके अंदर जो मीडियम के अंदर पास होते हैं तो वेव के फॉर्म में होते हैं, इसलिए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। अब इसके अंदर लेफ़्ट टू राइट जाएंगे ये सीरीज़ में, तो रेडियो वेव से गामा रेज की तरफ जाएंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ होती जाएगी। वेवलेंथ शॉर्टर, वेवलेंथ क्या होता है वो आप फिज़िक्स में भी पढ़ चुके हैं और इधर भी थोड़ा अंडरस्टैंड करते हैं। अगर ये यहाँ पे एक वेव है, एक दूसरा वेव बनाया, या यहाँ पे हमने 2-3 वेव्स बनाए हैं, तो इसके अंदर एक हाईएस्ट पीक पॉइंट यानी कि क्रेस्ट जो होता है उससे दूसरे नेक्स्ट क्रेस्ट या हाइट पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है उसको लैम्बडा या वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये है लैम्बडा बराबर कोई भी वेव्स के पीक पॉइंट जो है उसके बीच का डिस्टेंस। तो ये वेवलेंथ शॉर्टर होती जाती है, एनर्जी हाई होती जाती है। रेडियो वेव्स से माइक्रोवेव्स की, माइक्रो से इंफ्रारेड, इंफ्रारेड से विजिबल, विजिबल से अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट से एक्सरे, एक्सरे से गामा रेज की एनर्जी ज़्यादा होती है। लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो एनर्जी इंक्रीज होगी। एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, एक्सपेरिमेंट से जो प्रूव हुआ है वो सारी चीज़ें हम आगे फॉर्मूला में देखने वाले हैं। तो एक ये चीज़ दिमाग में बिठा लो कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। ओके, तो इसके हिसाब से एनर्जी बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी। तो लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो ये वेव्स रेडियो वेव्स से गैमा वेव्स की तरफ एनर्जी इंक्रीज होगी।
तो जितनी भी फैक्ट्स हैं उसको अलग अलग मैथमेटिकल फार्मूला के अंदर कन्वर्ट करके साइंटिस्ट ने जो हमको दिया वो सब चीज़ें हम अब देखते हैं। सबसे पहले हैं लैम्बडा, दैट इज़ वेवलेंथ, जो आगे हमने देखा। उसके यूनिट्स है मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम एट्सेट्रा। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1 नैनोमीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर। ये सारी चीज़ें हम आगे ऐसा यूनिट्स में भी पढ़ चुके हैं। लैम्बडा इज इक्वल टू c बाई न्यू, न्यू दैट इज फ्रीक्वेंसी। लैम्बडा इज इक्वल टू hc बाई e ऑल्सो, मतलब कि ये फॉर्मूला आया है, आगे हम देखेंगे प्लैंक और आइंस्टाइन के कॉम्बिनेशन वाले फॉर्मूला से। सेकंड इज c। c इज वेलोसिटी और स्पीड ऑफ एनी फोटोन, पार्टिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। स्पीड की जब बात आएगी तो याद रखना ये बहुत ही लार्ज पार्टिकल्स नहीं है, ये स्मॉल माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स के लिए हम बात कर रहे हैं। तो यूनिट मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर ईयर, ऐसे बहुत सारे डिस्टेंस बाय टाइम वाले कोई भी यहाँ पे यूनिट चलेंगे। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड, यानी कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड और 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। c वेलोसिटी इज इक्वल टू लैम्बडा बाय t, c इज इक्वल टू लैम्बडा न्यू। यहाँ पे ये जो न्यू है वो हमने 1/t की जगह रख दिया है। नेक्स्ट, तो इस तरह से हम अलग अलग उसकी प्रॉपर्टीज़ को मैथमेटिकल फार्मूला में डाल सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी, वो देखते हैं। न्यू फ्रीक्वेंसी सिंबल इसका v जैसा दिखता है पर ये न्यू है। यूनिट्स है उसके सेकंड इनवर्स या हर्ट्स। 1 सेकंड इनवर्स इक्वल टू 1 हर्ट्स होता है। 1 हर्ट्स इक्वल टू 1 सेकंड इनवर्स, यानी कि साइकिल पर सेकंड भी बोल सकते हैं, CPS। न्यू इक्वल टू c बाय लैम्बडा, न्यू इक्वल टू E एनर्जी डिवाइडेड बाय प्लैंक कांस्टेंट h, या तो न्यू इज इक्वल टू 1/t। नेक्स्ट, फोर्थ इज टाइम, t, यूनिट इज सेकंड, मिनट, आवर एट्सेट्रा। सेकंड इज द फंडामेंटल यूनिट। टाइम इज इक्वल टू 1/न्यू, मतलब न्यू टाइम का टाइम न्यू का इन्वर्स है। फिफ्थ इज न्यू बार। न्यू बार इज वेव नंबर और नंबर ऑफ वेव्स एट्सेट्रा। यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, एंगस्ट्रॉम इनवर्स एट्सेट्रा। न्यू बार इज इक्वल टू 1/लैम्बडा और इट इज इक्वल टू न्यू बाय c। तो ऐसे सब मैथमेटिकल फार्मूला जो कि हमको न्यूमेरिकल के लिए काम आने वाले हैं, ये सब है। सिक्स्थ वन, a is amplitude. Amplitude is actually the height of the wave. Unit of the height is also equal to length. इसके बारे में ज़्यादा डिस्कशन या कोई न्यूमेरिकल जैसा हमारे में कैलकुलेशन में नहीं आता, सो टेंशन नहीं है उसके बारे में। सेवंथ इज एनर्जी E. एनर्जी यूनिट किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल, जूल पर मोल, कैलोरी पर मोल एट्सेट्रा। पर मोल इसलिए क्योंकि ये क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी है। एनर्जी E इक्वल टू hc न्यू लिख सकते हो, hc न्यू बार लिख सकते हो, E इक्वल टू h न्यू लिख सकते हो, E इक्वल टू hc बाई लैम्बडा लिख सकते हो। और अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फोटोन हैं तो उसके लिए E इक्वल टू nh न्यू या तो nhc न्यू बार भी लिख सकते हो। एक्चुअली E इज इक्वल टू nhc बाय लैम्बडा, वो आइंस्टाइन के फार्मूला और प्लैंक के फार्मूला के कॉम्बिनेशन से मिला हुआ है। वेर h इज प्लैंक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल इंटू सेकंड, या तो 6.626 इंटू 10⁻27 अर्ग इंटू सेकंड हो सकती है। तो फ्रेंड्स आगे क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि जब तक टॉपिक को बराबर समझना है तो क्वेश्चन नहीं करेंगे वो टॉपिक हमको बराबर समझ में आने वाला नहीं है। तो ये ज़रूरी चीज़ है कि क्वेश्चन जितने हो सके हम ज़्यादा सॉल्व करें। कोई एक अच्छा सा रेफरेंस बुक लो और उसके अंदर से
टॉपिक के रिलेटेड ये जो आपने रिफ़र किया वो एक बार अपने आप भी सॉल्व करने का ट्राई करो और फिर बुक में से अपने क्वेश्चंस सिलेक्ट कर करके शुरू कर दो, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हमारा एक राइट डायरेक्शन में मेहनत ज़रूरी है। और इसके लिए हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि जब चल पड़े हम तो रुकते नहीं, आंधी के आगे भी झुकते नहीं, तो मेहनत करने से हम डरते नहीं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो ब्रॉडकास्ट ऑन अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलो हर्ट्स। कैलकुलेट द वेवलेंथ, मतलब कि हमको लैम्बडा वेवलेंथ का कैलकुलेशन करना है। अब वो भी कौन से यूनिट में, वो देख लो यहाँ पे मीटर 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 मीटर, सारे ऑप्शन में मीटर है, मतलब कि मीटर में हमको निकालना है वेवलेंथ। तो कितना मीटर वेवलेंथ मिलेगा वो चेक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले देख लो कि आपको डेटा क्या दिया है। तो डेटा दिया है हमको न्यू, मतलब कि फ्रीक्वेंसी 1368 किलो हर्ट्स, 1368 किलो हर्ट्स। अब ये फ्रीक्वेंसी जो हमको दी गई है वो किलो हर्ट्स में है, उसको हर्ट्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हर्ट्स में कन्वर्ट कर देते हैं। 68 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻³ ये हो गया हर्ट्स। ये हर्ट्स जो वैल्यू होता है वही सेकंड इन्वर्स भी होता है, मतलब कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1368 × 10⁻³ सेकंड इन्वर्स। ये आ गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी का सेकंड इन्वर्स में वैल्यू। अब लैम्बडा, फ्रीक्वेंसी के ऊपर से लैम्बडा फाइंड करने के लिए याद रखना फ्रेंड्स, हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट की ज़रूरत पड़ेगी आपको, यानी कि c वेलोसिटी ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय न्यू फ्रीक्वेंसी। तो दैट इज़ इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी है वो हमको पता है, 3 × 10⁸ एंड दैट इज़ यूनिट मीटर पर सेकंड, डिवाइडेड बाय ये फ्रीक्वेंसी 1368 × 10⁻³ एंड दैट इज़ सेकंड इन्वर्स। सेकंड इन्वर्स कैंसल, इसको भी अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको यहाँ पे आंसर मिलेगा, ये 10⁻³ ऊपर जाएगा, 8 - 3 यानी कि 5, और वो जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली मीटर में आएगा। तो वो आंसर रहेगा हमारे पास 219.3 इन मीटर यूनिट। सो दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम कोई भी गिवन फ्रीक्वेंसी के ऊपर से लैम्बडा यानी कि वेवलेंथ। ऐसे टाइप के न्यूमेरिकल्स आपको बहुत सारी रेफरेंस बुक के अंदर मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ते हैं। कैलकुलेट न्यू बार दैट इज़ वेव नंबर इन सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट एंड न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ अ कलर हैविंग वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन के अंदर आप देखोगे तो सिर्फ हमको न्यू बार यानी कि उसका वेव नंबर ही फाइंड करके यहाँ पे ऑप्शन में से सिलेक्ट करने को बोला गया है। तो पहले हम उसके बारे में सोचेंगे, फ्रीक्वेंसी बाद में देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन के अंदर जो डेटा अवेलेबल है उसके ऊपर से हम लिखेंगे न्यू बार, यानी कि वेव नंबर कितना है वो फाइंड करना है, और वो भी सेंटीमीटर इनवर्स यूनिट के अंदर। ओके, तो न्यू वो भी फाइंड करना है, वो बाद में देखेंगे। और कलर हैविंग वेवलेंथ ऑफ 6000 एंगस्ट्रॉम, वेवलेंथ लैम्बडा इज इक्वल टू 6000 दैट इज़ इन एंगस्ट्रॉम। अब देखो सेंटीमीटर मीटर ऐसे यूनिट्स के अंदर फाइंड करना है, तो मतलब हमारे पास जो डेटा है वो पहले से एंगस्ट्रॉम से वेवलेंथ को सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट करके लेना पड़ेगा, सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा ना। 1 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे हमारा जो लैम्बडा का वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, 6000 × 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। पहले हमने आंसर सेंटीमीटर में लाना है, इन सेंटीमीटर इनवर्स में, इसलिए कन्वर्ट कर दिया इसको सेंटीमीटर में। तो ये डेटा हमने प्रॉपरली पहले तो लिख लिया। अब न्यू बार, इसकी फॉर्मूला रखते हैं, न्यू बार इज इक्वल टू 1/λ, यानी कि लैम्बडा यानी वेवलेंथ का वैल्यू हमें पुट करना है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर। तो देखते हैं
1 डिवाइडेड बाय 6000 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर ऊपर जाएगा, बन जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स। 1/6 कितना होता है आपको पता है फ्रेंड्स। ओके, तो ये जो है यहाँ पे 10 टू पावर माइनस 8 है, उसको पहले हम ऊपर ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 10 टू पावर 8 डिवाइडेड बाय 6000। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई सोचो, 1/6 रहने दो इसको, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर 8 तो था पहले, जो नीचे 8 माइनस था उसको ऊपर ले गए हम, और ये जो 6 में से 1000 निकाल दिया वो हो गया +3, 10 टू पावर +3 ऊपर गया तो 10 टू पावर -3, 8 -3। अब 1/6 फ्रेंड्स कितना होता है वो आपको पता है, तो वो है 1.16। इसको सीधा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा 10 टू पावर -4 इंटू 10 टू पावर 8। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.666, ऐसे वैल्यू उसका होता है, वो हमको पता है इसलिए। तो ये हो गया हमारे पास वैल्यू सेंटीमीटर इनवर्स में इंटू 10 टू पावर 4। तो इसको हम लिख सकते हैं 16,666 सेंटीमीटर इनवर्स, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3। तो ये आ गया फ्रेंड्स हमारे पास न्यू बार यानी वेव नंबर। अब फाइंड करेंगे हम न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फॉर्मूला लिख देते हैं c/λ। c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज़ 3 × 10⁻²। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ पे हम सेंटीमीटर यूनिट में कर रहे हैं, तो 10 टू पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय इसका वेवलेंथ 6000 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर -8 दैट इज़ इन सेंटीमीटर। अब 3/6 होता है 2, 1/2 यानी 0.5। ये सारे डिजिट आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो होगा 5 × 10 टू पावर 14 दैट इज़ अगेन न्यू इज़ इन सेंटीमीटर इनवर्स। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। जिस प्लैंक कांस्टेंट का आगे न्यूमेरिकल्स में हमने यूज़ किया वो प्लैंक्स थियरी को प्लैंक्स क्वांटम थियरी भी बोलते हैं। अब ये जो क्वांटम वर्ड है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वांटम समझ गए ना फ्रेंड्स, क्वांटम इज़ एन इम्पोर्टेंट थिंग इन स्ट्रक्चर ऑफ एटम एंड इन साइंस। सो अकॉर्डिंग टू दिस थियरी द रेडिएंट एनर्जी दैट इज़ एमिटेड और एब्सॉर्ब, मतलब कि कोई भी एटम एनर्जी एब्सॉर्ब करेगा या रिलीज करेगा बाय अ बॉडी नॉट कंटिन्यूसली बट डिसकंटिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल डिस्क्रीट पैकेट्स ऑफ एनर्जी विच आर नोन एज क्वांटम। मतलब कि कोई भी एटम जब एक अपने एनर्जी पाथ के अंदर से दूसरे एनर्जी पाथ के अंदर जाना चाहता है, या एनर्जी का जहाँ भी ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो वो चाहे एमिटेड एनर्जी हो यानी कि रिलीज़ की गई, या तो एब्सॉर्ब की गई यानी कि जो उसने अपने अंदर गेन की है वो एनर्जी, वो कोई भी बॉडी के अंदर एनर्जी का जो मामला है वो सारा कभी कंटिन्यूस नहीं होता, वो डिसकंटिन्यूस होता है। और वो भी डिसकंटिन्यूस मतलब एक फिक्स अमाउंट में पैकेट में वो एनर्जी जिसको हम बोलते हैं क्वांटम उसके फॉर्म में लेता है। इन केस ऑफ लाइट स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। मतलब लाइट का मामला है, लाइट के फॉर्म में अगर एनर्जी की बात चल रही है तो उसको बोलेंगे फोटोन। बट इन जनरल स्मॉलेस्ट पैकेट ऑफ एनर्जी दैट इज कॉल्ड क्वांटम। एनर्जी ऑफ ईच क्वांटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फ्रीक्वेंसी। मतलब एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आगे टॉपिक की शुरुआत में भी हमने ये बात करी थी। तो E इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू। EMV वाले टॉपिक में हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये प्लैंक कांस्टेंट आगे चल के आएगा, तो वो ये है थियरी के अंदर E = h न्यू वेयर h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट। E = hc/λ। ये सारे फॉर्मूला वो EMV के बाद में जो हमने देखे उसके अंदर थे वही है। फॉर एनर्जी ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन मतलब कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पीसीज़ के अंदर एनर्जी का, तो उस टाइम पे एनर्जी का फॉर्मूला चेंज इन एनर्जी या डेल्टा E के फॉर्म में होगा, दैट इज़ इक्वल टू NH न्यू और इट इज़ इक्वल टू NHc/λ। और वी कैन से दैट E एनर्जी इक्वल टू NHc न्यू बार, वेयर N इज़ नंबर ऑफ फोटॉन्स जिसकी हेल्प से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। H इज़ प्लैंक कांस्टेंट, C इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू बार इज़ द
wave number. Lambda is wavelength and nu is frequency and E is energy, everything that we have discussed earlier. तो इस तरह से हम कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो या फोटोन हो या तो लाइट हो या तो कोई भी मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जिसके अंदर चार्ज है, तो उसकी एनर्जी काउंट करने के ये सारे फॉर्मूला है। और उसके लिए हम आगे क्या करेंगे, सॉल्यूशन क्वेश्चन। तो क्वेश्चंस देखते हैं और उसके अंदर कैसे सॉल्यूशन करते हैं, ये फॉर्मूला का यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन में क्या दिया है हमको, कैलकुलेट the energy of a photon of sodium light having wavelength 5.5 into 10 to power minus 16 मीटर in joule। मतलब कि एनर्जी यहाँ पे E फाइंड करनी है हमको, कौन से यूनिट में, इन जूल। ओके, उसके लिए गिवन डेटा क्या है, तो वैल्यू ऑफ लैम्बडा इज गिवन, दैट इज 5.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 16 सेंटीमीटर। अब ये जो यहाँ पे है वैल्यू वो हमको मीटर में दी गई है, सॉरी, ओके करेक्शन। तो एनर्जी का फॉर्मूला रख देते हैं हम, E इक्वल टू एच सी डिवाइडेड बाय लैम्बडा। एनर्जी और लैम्बडा का रिलेशन ये है, इंक्लूडिंग h इंटू सी, वेर h इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट, वी आर नोइंग दैट, देयरफॉर वी कैन राइट दैट E एनर्जी इज इक्वल टू h। सबसे पहले प्लैंक कॉन्स्टेंट की वैल्यू रखते हैं, तो 6.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड मल्टीप्लाइड बाय सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकंड, तो उसकी वैल्यू होती है 3 इंटू 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकंड। अब ये होल वैल्यू डिवाइडेड बाय लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू भी मीटर में, तो वो हमको गिवन है 5.5 इंटू 10 टू पावर माइनस 16 इन मीटर। पहले मीटर मीटर कैंसिल कर दो, सेकंड एंड सेकंड इनवर्स कैंसिल कर दो, तो यूनिट बच जाएगा जूल, जिसके अंदर हमको वैल्यू फाइंड करनी है। अब सिंप्लीफाई करो इसको, तो ये आपको वैल्यू मिलेगा 3.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 इन जूल। दिस इज़ द आंसर। तो देख लो आप यहाँ पे जूल के अंदर ये कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, दैट इज़ योर आंसर। तो इस तरह से एनर्जी जूल में फाइंड कर सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या दिया है पढ़ लेते हैं। हाउ मैनी फोटॉन्स ऑफ लाइट हैविंग अ वेव लेंथ दैट इज लैम्बडा ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम आर नेसेसरी टू प्रोवाइड 1 जूल एनर्जी। तो ऑप्शन जो दिए हैं उसके अंदर एनर्जी जो है वो हमको दी गई है पहले से, डेटा क्या क्या है वो एनालिसिस करके हम लिख देते हैं। सबसे पहले एनर्जी इज़ गिवन, तो E लिख देते हैं, दैट इज़ 1 जूल। ओके, उसके बाद वेवलेंथ दैट इज़ लैम्बडा इज़ गिवन, दैट इज़ 5000 एंगस्ट्रॉम। अब देखो फ्रेंड्स, आगे हमने बात की थी कि जहाँ पे यूनिट हमको इक्विलाइज करने हैं, तो पहले इसको कर ही लेते हैं हम 5000 इंटू 10 टू पावर माइनस 10 मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि जूल में आंसर लाना है हमको। ओके, तो n इज़ नंबर ऑफ फोटोन कितने होंगे ये क्वेश्चन के अंदर। तो सबसे पहले जैसे हम फॉर्मूला लगाते हैं, E इक्वल टू NHC डिवाइडेड बाय लैम्बडा, देयरफॉर n equal to what, n is number of photon, that is equal to E into lambda divided by h into c। तो वैल्यू पुट करते जाओ 1 by 1 एकदम आराम से। एनर्जी E that is in 1 जूल मल्टीप्लाइड बाय उसका लैम्बडा वेवलेंथ दैट इज 5000 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू पावर माइनस 10 एंड दैट इज इन यूनिट मीटर, whole divided by 6.6, that is value 4 into minus 34 joule into second, value of Planck's constant, multiplied by velocity of light that is 3 into 10 raised to 8 meter per second। तो यहाँ पे मीटर मीटर कैंसल, सेकंड एंड सेकंड इनवर्स कैंसल, तो जूल यहाँ पे वो भी कैंसल हो जाएगा, तो मिलेगा नंबर ऑफ फोटॉन्स।
दैट इज़ 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 10 to power 18 photons बाय सिंप्लीफिकेशन। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गया आंसर। तो इस तरह से कोई भी टॉपिक के अंदर बराबर क्वेश्चन आप सॉल्व करते जाओ, धीरे धीरे ये टॉपिक देखते रहो और देखने के बाद टॉपिक के बाद क्वेश्चन सॉल्व करो, ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अच्छे रिजल्ट के लिए और अच्छे मार्क्स के लिए रेगुलर प्रैक्टिस ज़रूरी है। हाँ भाई, पर कोई कोई कहते हैं कि थक जाते हैं, ये सब हम मतलब कभी टेंशन फील करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए भी मैं कहूँगा, सर झुकाए जो हार जाए जो, वो आदमी भी कोई आदमी है क्या। तो इस तरह से सोचो कि हम किस टाइप के इंसान हैं, मेहनत करने वाले, तो मेहनत करते रहेंगे।